नमस्कार साथियों, मैं रत्नदेव शास्त्री आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत शिक्षण में। आशा है कि आपको अच्छा लगेगा और अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब के जरिए मुझे प्रोत्साहित कीजिएगा। हमारा जो संस्कृत सीखना, किसी भी भाषा को सीखना, कहते हैं कि बहुत टफ होती है संस्कृत। ऐसा कुछ भी नहीं, बशर्ते आप मेहनत कितनी करते हैं। कोई भी भाषा कठिन नहीं है, सभी भाषाएं आसान है। बस जरूरी है उस भाषा के अंदर घुसना, उस कार्य के अंदर घुसना। आप कितना घुसते हैं, कितना अंदर तक जाते हैं। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसका ग्रामर पोर्शन, उसका व्याकरण समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको आज संधि के विषय में बताने जा रहा हूँ। संधि संधि होती क्या है? संधि का एक सीधा सा अर्थ होता है मेल। संधि का एक सीधा सा अर्थ होता है मेल, इकट्ठा हो जाना, सम्मिलित हो जाना। परिभाषा क्या होती है? किन्हीं दो वर्णों के परस्पर मेल को, किन्हीं दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। संधि क्या होती है? किन्हीं दो वर्णों के परस्पर मेल को हम संधि कहते हैं, या दो वर्णों का मिलना, दो वर्णों का परस्पर मेल संधि कहलाता है। परिभाषा कोई भी बना सकते हैं, बशर्ते आप उस शब्द को समझे कि संधि होती क्या है। संधि का सीधा सा अर्थ होता है मेल, इकट्ठा हो जाना। किन्हीं दो वर्णों का परस्पर मेल संधि कहलाता है। जैसे कि हमारे पास शब्द हैं परम प्लस ईश्वर, दो शब्द हैं यहाँ पर। पहला है परम और दूसरा है ईश्वर है। अब संधि होती कहाँ पर है? संधि हमेशा जब संधि होगी तो वो कहाँ पर होगी? जो पहला शब्द, हमारे पास पहला शब्द और एक दूसरा शब्द, दो शब्द है, जिसको हम इसको बोलते हैं, पहले को बोला जाता है पूर्व पद, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं उत्तर पद। मतलब ये पहला, ये दूसरा शब्द। तो संधि कहाँ पर होगी? पहला जो शब्द है, पूर्व पद जो है, उसका अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इनमें हमेशा संधि होती है, बाकी किसी में नहीं होती। तो पहला जो शब्द हमारा परम, उसके अंदर जो अंतिम वर्ण है वो क्या है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है वो क्या है। इसके अंदर जो अंतिम वर्ण है वो है ए। अगर हम ए को अलग करते हैं तो शब्द हो जाएगा इस तरह से कुछ, ये। और दूसरा जो शब्द है वो है ईश्वर है, उसका जो पहला वर्ण है वो क्या है? ई। ये शब्द विच्छेद हो गया इस तरह से कुछ। तो परम ए प्लस ई प्लस स्वर है। अगर हम इनको संधि करते हैं तो संधि कहाँ पर बताई मैंने कि पहला पद जो उसका अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का जो है वो पहला वर्ण। तो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण था वो ई, ए, और दूसरे का ईश्वर शब्द का जो पहला वर्ण है वो ई। इन दोनों के अंदर होगी संधि। और संधि होने के बाद क्या विकार आएगा, क्या परिवर्तन होगा, वो देखते हैं। अगर हम इनको इकट्ठा करते हैं तो दोनों के स्थान पर एक नया वर्ण उत्पन्न हो गया, दोनों के मिलने पर एक नया परिवर्तन आया, वो क्या है? ए। एक नया वर्ण बन गया, ए। अब हम इनको इकट्ठा करते हैं तो ये था परम और ये था ए, दोनों के मिलने पर जो विकार आया, और ये आ गया स्वर है। अब दोनों के मिलाने पर जो परिवर्तन और विकार पैदा वो क्या हुआ? पूरा जो शब्द बना वो
परमेश्वर है। ये संधि हो गई आपकी। जरूरी है, आवश्यक है क्या, उसको समझना। ये चीज हमने पहले भी पढ़ी है, जो कि आप स्वर और व्यंजन पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा था कि स्वर स्वतंत्र है, जिसको बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के हम बोल सकते हैं, लेकिन व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से ही बोला जाता है। तो व्यंजन क्या था यहाँ पर, मैं। व्यंजन था मैं, अकेला तो बोल नहीं सकते क्योंकि आधा है, हलंत है। उसके साथ में ए लगाओगे तभी वो बोला जाएगा। तो अंतिम वर्ण क्या था इसका, परम शब्द का ए, दूसरे का था ई, दोनों को मिला एक नया वर्ण बना, वो बना ए, और शब्द संधि हो गई, परमेश्वर है। और भी उदाहरण हैं बहुत सारे, देखते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय, दो शब्द, विद्या प्लस आलय है विद्यालय। संधि कहाँ पर हुई, जैसे मैंने पहले बता दिया, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में, दूसरे शब्द के पहले वर्ण में। तो विद्या, अगर हम आवाज किसकी आती है, जब हम बोलते हैं किसी वर्ण को, किसी भी शब्द को, तो एक अलग ही आवाज आती है, पता लग जाता है कि अंत में किस वर्ण की आवाज आती है, कौन सा वर्ण आ रहा है। विद्या आ, तो यहाँ पर जो एक वर्ण था अंतिम वर्ण, वो था आ, और दूसरे का भी पहला वर्ण आ। दोनों को जब हम इकट्ठा करेंगे तो संधि बनेगी। दोनों को मिलाने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं आया। आ, तो दोनों को इकट्ठा जब हम करेंगे, इसका हमने अंतिम वर्ण लिया, इसका पहला वर्ण लिया, दोनों को इकट्ठा किया, बन गया आ, और शब्द बन गया पूरा विद्यालय। ये होती संधि। अब आते हैं कि दूसरा इसका जो शब्द है, पहला हो गया संधि, उसका अर्थ हो गया मेल। अब जब संधि है, मेल है, तो बिछड़ना भी होगा। अब दूसरा क्या है, संधि विच्छेद। दोनों को साथ साथ समझना जरूरी है। संधि था मेल, और संधि विच्छेद अलग करना, अलग होना या अलग करना, ये हो गया संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या है, किसी शब्द को अलग अलग कर देना, संधि विच्छेद कहलाता है। किसी भी शब्द को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे नरेश, ये शब्द हमारे पास नरेश, नरेश शब्द है, हमने इसका करना है संधि विच्छेद। कैसे करेंगे, हमने बहुत शब्द पढ़े हैं ऐसे, और आपने भी पढ़ा है नरेश शब्द। नरेश शब्द का अर्थ क्या है, पहले वो समझना जरूरी है। नर ईश, नरों का ईश, मानवों का ईश, उसको बोलते हैं नरेश। अलग करेंगे इसको, हमारी तरफ से एक तरफ शब्द हो गया नरेश, इसको अलग करना है। अलग कैसे करेंगे, नर और ईश है, नरेश है। अब सही है या नहीं है वो चीज़ आप देखिएगा, खुद अगर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे कि ये जो हमने इसको संधि विच्छेद किया सही है या गलत है। जैसे कि मैंने संधि में बताया था कि पहला जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण, और जो दूसरा जो शब्द है उसका पहला वर्ण है, इन दोनों के अंदर हमेशा संधि होती है, बाकी किसी में नहीं होती। तो यहाँ पर जो नर शब्द है उसके अंदर अंतिम वर्ण क्या है, अंतिम वर्ण क्या था, ए की आवाज आती, नर। दूसरा जो था वो था ईश, इसका जो पहला वर्ण है वो है ई। यहाँ दोनों में संधि हो गई, शब्द बन गया ऐसा, ये ठीक है। आपने विच्छेद कर दिया, विच्छेद करने के बाद आपने ये भी देखना है कि वो सही है या गलत है। सही कैसे देखा जाएगा कि जब आपको संधि का पता होगा कि संधि किस तरह से होती है। तो जब हमने संधि की तो देखा था कि भाई पहला जो वर्ण था किसका, पहला जो शब्द था वो था
पूर्व पद, उसका अंतिम वर्ण क्या था, हमारे पास था ये, और दूसरा जो शब्द था उसका पहला वर्ण क्या था, ई। दोनों को मिलाते एक नया वर्ण बनता है, उसको बोलते हैं संधि। जैसे अब ये अलग अलग हो गए, अब यहाँ पर हमने दोनों को मिलाया तो बन गया ए, और इकट्ठा हो गया तो हो गया शब्द बन गया नरेश। आपको ये चीज चेक करनी है, जब आप विच्छेद करेंगे तो भी आप ये चीज चेक कि मैंने सही किया है गलत किया है। शब्द बन गया नरेश, हो गया संधि विच्छेद। दोनों को इकट्ठा किया, संधि क्या होता है, मेल होता है, संधि विच्छेद का अलग होता है अलग करना, ठीक है। अब जो संधि है उसमें और आगे जाता है, संधि में परिवर्तन किस प्रकार से आते हैं, विकार किस प्रकार से आते हैं वो देखते हैं। संधि में जो विकार या परिवर्तन है तो 3 प्रकार से आता है, ठीक है। संधि में जो विकार या परिवर्तन आएगा वो 3 प्रकार से आएगा। किस किस प्रकार से, पहला है आदेश, दूसरा है लोप, और तीसरा है आगम, ठीक है। 3 तरह से हमारी संधि में परिवर्तन आते हैं। पहला था आदेश, दूसरा लोप और तीसरा है आगम। अब हम इसको एक एक करके लेते हैं। आदेश क्या होता है, कहते हैं कि आदेश एक या 2 वर्णों के स्थान पर, एक या 2 वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण आ जाना। एक या 2 वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण आ जाता है, उसको बोलते हैं आदेश। जैसे उदाहरण क्या होगा, हमारे पास एक उदाहरण है लृ प्लस आकृति। 2 शब्द है यहाँ पर, एक लृ और दूसरा आकृति। एक नया वर्ण आना, क्या वर्ण आएगा वो देखना है। मैंने बताया कि संधि में परिवर्तन या विकार 3 प्रकार से आता है। पहला आदेश था, दूसरा था लोप और तीसरा था आगम। हमने पहले शब्द को उठाया आदेश को। आदेश क्या होता है, एक या 2 वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण आ जाता है, उसको हम बोलते हैं आदेश। उदाहरण है लृ प्लस आकृति। जब हम इसकी संधि करेंगे तो एक नया वर्ण पैदा होगा, वो कौन सा होगा, लृ को लय हो जाता है, लृ को लय हो जाता है। इसको और इसको संधि करते हैं तो लृ के स्थान पर एक नया वर्ण आ गया लय, लृ को लय। और ये आकृति, लृ प्लस आकृति लय आकृति, दोनों को इकट्ठा करते हैं तो शब्द बन गया लाकृति। यह हो गई संधि, इसको बोलते हैं आदेश, ठीक है। अगला अगला था इसका जो दूसरा है लोप। लोप का मतलब आपने भी पढ़ा, लोप का मतलब गायब हो जाना, गायब होना। कहता है कि 2 वर्णों के मिलने पर किसी एक वर्ण का लोप हो जाता है। जब 2 वर्ण मिलेंगे संधि में तो कोई भी एक वर्ण गायब हो जाएगा। जैसे कि छात्रा पठन्ति। अब हम इसकी संधि करते हैं। जब हम इसकी संधि करेंगे तो इनमें से कोई एक वर्ण गायब हो जाएगा, कौन सा वर्ण वो देखते हैं। छात्राः पठन्ति, यहाँ पर एक वर्ण गायब हो रहा है, कौन सा,
विसर्ग, ये भी गायब होता है। छात्रा है, ठीक है की आवाज आती है, वो विसर्ग क्या होता है। यहाँ पर संधि हो गई, छात्रा पठन्ति, छात्रा पठन्ति, इस तरह से ये शब्द बन गया और इसकी संधि हो गई। छात्राः पठन्ति, विसर्ग की आवाज थी, विसर्ग को गायब हो गया, विसर्ग को गायब कर दिया, विसर्ग गायब हो गया लोप के उससे, और वो हो गया छात्रा पठन्ति, ये हो गया लोप। तीसरा आता है इसमें आगम। आगम क्या होता है, किसी भी एक नए वर्ण का आ जाना, नए वर्ण का कोई दूसरा वर्ण, अन्य वर्ण, कोई अन्य वर्ण का आ जाना, ठीक है, किसी अन्य वर्ण का आ जाना जो वहां पर था ही नहीं। जैसे हमारे पास एक उदाहरण है, तत् प्लस श्रुत्वा, तत् और श्रुत्वा, इसकी संधि जब आप करोगे तो यहाँ पर एक कोई दूसरा ही वर्ण आ जाएगा जिसको बोलेंगे हम आगम। जैसे संधि अब हम करेंगे तो इसकी संधि क्या होगी, तत् प्लस श्रुत्वा, तच्, नया वर्ण आ गया, तच्छ्रु, च भी आ गया, छ भी आ गया, ये आगम कहलाता है। हो गया तच्छ्रुत्वा, संधि हो गई तच्छ्रुत्वा, तत् प्लस श्रुत्वा, तच्छ्रुत्वा, ये आगम है। तो संधि में जो विकार या परिवर्तन पैदा होंगे वो तीन प्रकार से होंगे। पहला था आदेश, दूसरा था लोप और तीसरा था आगम। अब इनके पास जो जरूरी चीज है वो क्या है, जब हमने संधि को समझ लिया कि संधि होती क्या है, संधि का अर्थ होता है में दो वर्णों का इकट्ठा हो जाना, परिवर्तन कहलाता हो जाना, उन दोनों में परिवर्तन हो जाए संधि कहलाता है। अब संधि तीन प्रकार से होती है, तीन प्रकार से उसमें परिवर्तन आता है। पहला था लोप, दूसरा आगम और तीसरा आदेश। ये था आदेश, दूसरा था लोप और तीसरा था आगम, ठीक है। अब इसके साथ साथ हमारा समझना हो जाता है एक जरूरी, किसको, संधि विच्छेद, क्योंकि जब हम संधि समझ चुके हैं तो संधि विच्छेद को भी समझना जरूरी, क्योंकि दोनों साथ साथ चलेंगे। संधि का अर्थ होता है मेल और संधि विच्छेद का मतलब होता है अलग होना, अलग कर देना। ये दो शब्द, पहला था संधि और दूसरा है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या है, संधि का अर्थ है मेल, तो संधि विच्छेद का मतलब अलग होना या अलग करना, दोनों अलग अलग चीजें, दोनों अलग अलग परिभाषाएं। संधि का मतलब मेल, संधि विच्छेद का मतलब अलग होना। अब संधि विच्छेद इसको भी समझना बहुत जरूरी है पूरी तरह से। ठीक है, संधि विच्छेद, संधि विच्छेद क्या होता है, किन्हीं दो वर्णों का अलग होना, किन्हीं दो वर्णों का अलग होना संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है, संधि था मेल, विच्छेद हो गया अलग होना, किन्हीं दो वर्णों का अलग होना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे हमारे पास शब्द कोई भी आ सकता है, जैसे कि परमेश्वर शब्द है, या चलिए परमेश्वर है, हमने ले लिया शब्द, यहाँ पर परमेश्वर है शब्द है, हमने इसको अलग करना, कैसे करेंगे। जब आप आज को अलग करेंगे तो सबसे पहली बात हो कि आपको संधि का ज्ञान होना जरूरी है कि संधि क्या था, इकट्ठा होना, मेल होना, और विच्छेद होता अलग होना।
और जैसा कि हमने संधि में पढ़ा, संधि होती कहाँ पर है? संधि होती है एक पूर्व पद का अंतिम वर्ण, ठीक है, पहला तो ये हो गया। तो दूसरा जिसको हम उत्तर पद बोलते हैं, उत्तर पद का पहला वर्ण होती है संधि, ठीक है। तो हम इसको अलग करते हैं परमेश्वर शब्द को। तो जैसा कि हमने पढ़ा परमेश्वर है, अगर हम इसको संधि में पढ़ा था हमने कि संधि होती क्या है, अगर वहां पर हमने इस उदाहरण को पढ़ा तो परम प्लस ईश्वर, हमारे पास दो शब्द थे, तो परम और ईश्वर दो शब्द थे। हमने बताया कि भाई संधि होती कहाँ पर है? पूर्व पद के अंतिम वर्ण में, और दूसरा जो उत्तर पद है उसके पहले वर्ण में। मतलब एक तो यहाँ पर होगी, एक यहाँ पर होगी, लेकिन यहाँ पर ये अंतिम वर्ण नहीं है। इसका अंतिम वर्ण क्या है? जब आप मैं शब्द बोलते हो, मैं, इस वर्ण को जब बोलोगे मैं को, तो किसकी आवाज आती है? ए की। मतलब क्या तात्पर्य हो गया इसका कि इसके अंदर भी कुछ है, और वो क्या है? हम अलग करते हैं इसको, परम प्लस ए, आगे वाले का उठाया ई, हो गया स्वर है, ठीक है। हमने इसका संधि विच्छेद किया। सेम यही चीज आपको संधि में भी आएगी और संधि विच्छेद में भी आएगी, दोनों को एक साथ समझ के, ठीक है, तब आपको आगे चलना है, तभी आप इसको समझ पाएंगे। हमने करना था अलग परमेश्वर शब्द को, कैसे हुआ? आपने दोनों शब्दों को अलग अलग पढ़ा है, परमेश्वर भी पढ़ा है, परम शब्द भी पढ़ा है, ईश्वर भी पढ़ा है। जब आप इसको अलग करते हैं तो कैसा होता है? ये होता है परम प्लस ईश्वर है। मैंने जैसे बताया कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या था इसका? परम शब्द का ए, ये, और उत्तर पद का जो पहला वर्ण था वो था ई। दोनों को जब हम मिलाएंगे तो शब्द बनेगा नया वर्ण ए, और इसको इकट्ठा कर देते हैं तो बन जाता है परमेश्वर शब्द। और ठीक इसी तरह से जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो भी आपको यही करना है, आप उसको समझना है। यहाँ पर परिवर्तन आ रहा है, मैं के अंदर परिवर्तन आ रहा है, तो उसको समझना है कि हमने संधि विच्छेद करना कहाँ पर है। संधि विच्छेद हो गया, परम प्लस ईश्वर है परमेश्वर, तो आपका जो सही शब्द है वो क्या बनेगा? इसका परम परेश्वर का ये हो गया परम ईश्वर, आपका संधि विच्छेद हो गया। एक और उदाहरण लेते हैं, गजानन। इसका संधि विच्छेद करना कैसे करना? दोनों शब्दों को अलग अलग करके पढ़ता है, आपने दोनों को पढ़ा है। गज का मतलब होता है हाथी और आनंद का होता है मुख, आपने पढ़े हैं दोनों शब्द। अगर आप इसको ठीक से समझेंगे, शब्द को समझना है पहले, गजानन जो कि आपने पढ़ा हुआ है, हाथी के मुख वाला। अगर आप इसको अलग करते हैं तो शब्द क्या बन जाएगा? गज प्लस आनंद। अब देखना है कि आपने इसको सही किया है या नहीं किया, ये शब्द सही है या नहीं, ये संधि विच्छेद सही है या नहीं, ये देखना जरूरी है। कैसे देखेंगे? कि जैसे कि मैंने पहले बताया था कि दो वर्ण जब मिलते हैं तो संधि होती है, और उनको अलग कर देते हैं तो संधि विच्छेद हो जाता है। अब यहाँ पर जो था पूर्व पद के अंदर, पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण उसके अंदर क्या था? ए, हमने इसको अलग कर दिया, गज, ये। अब ये पूरा शब्द बन गया गज, ठीक है। इसका मतलब अगर आपने ऐसा किया तो आप सही है। दूसरा आनंद, इसको भी अलग करना है, ठीक है। आनंद का यहाँ पर जो ये, ठीक है, और इसका ये, तो यहाँ पर जो आ और नन, संधि कहाँ पर होनी है हमारी? पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का पहला वर्ण, इन दोनों में होती है संधि। तो जब आपने संधि विच्छेद, संधि
कर्लीय संधि विच्छेद जब आप करते हैं तो उसको देखिएगा, उसको समझिएगा जरूर कि आपने सही किया है गलत किया है। तो हमारा जो गजानन शब्द था उसको हमने अलग अलग कर दिया गजानन। अब देखना जरूरी है कि आपने उसको सही किया है नहीं किया है, तो ठीक इसी प्रकार से करिएगा जैसे कि आपने संधि में किया था। और इस चीज़ को ज़्यादा समझने के लिए बहुत जरूरी है स्वर और व्यंजनों का ज्ञान। ठीक है, स्वर और व्यंजनों का ज्ञान बहुत ही जरूरी है, जो कि हमारी सीढ़ी है, पहली सीढ़ी, जो कि हम बचपन में सीखते हैं, शुरुआत में ही सीखते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि संधि के भेद कितने होते हैं। संधि के भेद, संधि के भेद कितने होते हैं उसको देख लें। संधि के भेद होते हैं 3। पहला है, संधि के 3 भेद हैं। पहला है स्वर संधि, नंबर दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा विसर्ग संधि। 3। ठीक है, संधि के भेद होते हैं 3, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। कहीं पर आपको इसकी जगह पर आपको ये भी मिल सकता है अच संधि, हल संधि, इसको कुछ नहीं। तात्पर्य क्या हो गया, स्वर संधि को अच संधि के नाम से भी जाना जाता है, व्यंजन संधि को हल संधि के नाम से भी जाना जाता है। अब समझना जरूरी है कि अच और हल क्या है। अच और हल क्या है उसको देखते हैं, क्योंकि जब आप इस चीज को समझेंगे तभी आप आगे चलेंगे। संधि का पूरा ज्ञान आपको तभी हो पाएगा। अच और हल क्या है। हल का मतलब होता है व्यंजन और अच का मतलब होता है स्वर। ठीक है, पहले संधि उठाते हैं, अच संधि जिसको बोलते हैं स्वर संधि। ठीक है, दोनों में से कुछ भी आ जाए, अच संधि तो मतलब स्वर संधि, स्वर संधि का मतलब अच संधि, दोनों एक ही चीज है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं पर किन्हीं दो स्वरों की मिलने पर जो परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि या अच संधि कहते हैं। ठीक है, अगर आपके सामने कोई कहते कि स्वर संधि क्या होती है, उसका दूसरा नाम क्या है, तो स्वर संधि होती है कि इन दो स्वरों के मिलने पर जो विकार या परिवर्तन पैदा होगा उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अच संधि क्या होती है, अच संधि भी स्वर संधि का ही दूसरा नाम अच संधि, अच का मतलब स्वर। अब यहाँ पर हम इसको अच क्यों बोलते हैं, सबसे जरूरी बात होती है कि अच, इसको अच क्यों कहा जाता है। महर्षि पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में 14 माहेश्वर सूत्रों का उल्लेख किया है। 14 माहेश्वर सूत्र, जिनको कहते हैं कि भगवान शिव ने पाणिनि की तपस्या से खुश होकर के 14 बार अपना डमरू बजाया था, और उन डमरुओं के से, उस डमरू के बजने से जो ध्वनि पैदा हुई थी उसको महर्षि पाणिनि ने क्रमबद्ध करके यहाँ पर लिखा था। उनमें जो 14 सूत्र हैं जिनको हम बोलते हैं
प्रत्याहार सूत्र। इनका जो दूसरा नाम है वो माहेश्वर सूत्र भी है। ठीक है, प्रत्याहार सूत्र, माहेश्वर सूत्र दोनों एक ही बातें हैं और ये संख्या में होता है 14। ठीक है, प्रत्याहार सूत्र में कुछ भी स्वर और व्यंजन ही लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने बताया कि आज क्या है, देखते हैं जरा। प्रत्याहार सूत्रों पे एक बार नजर डाल लेते हैं ताकि वो ठीक से समझ में आ जाएगा कि आज क्या था। प्रत्याहार सूत्र जैसा कि मैंने बताया संख्या में 14 होते हैं जिनको प्रत्याहार बोलते हैं, माहेश्वर सूत्र भी बोला जाता है। ठीक है, हम इस टॉपिक को, प्रत्याहार सूत्रों को प्रत्याहार सूत्र ये मैं आपको कल के वीडियो में समझाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको कैसा लगा वो मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि उसमें मैं और सुधार कर सकूं और आपके सामने ला सकूं। धन्यवाद।